नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय उपसर्ग। इसमें हम जानेंगे बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के भेद क्या होते हैं और हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं और संस्कृत के जो उपसर्ग है क्या होते हैं और विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे उपसर्ग का मतलब हमारा कि वे शब्दांश क्या है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ को यानी कि उसके अर्थ को उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखते हैं बच्चों, यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी कि आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हार, तो बच्चों हार एक अलग शब्द है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आ उपसर्ग लगने से ये बन गया आहार। आहार का मतलब होता है बच्चों भोजन से, तो यहाँ पर हार के आगे आ लगने से जो हार का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर अब उसका अर्थ हो गया है आहार यानी भोजन। उसी प्रकार बच्चों हार में यदि मैं प्र उपसर्ग लगा दूं तो यह बन जाएगा प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है बच्चों किसी पर आक्रमण करना। उसी प्रकार बच्चों आधार हमारा एक शब्द है, यानी कि आधार, अगर उसमें मैं निर उपसर्ग लगा दूं तो उसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा निरा आधार, यानी आधार के बिना। क्या होगा, आधार के बिना। ठीक है, तो बच्चों अब उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, जिसमें है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब बच्चों इनके बारे में हम अलग अलग से विस्तारित रूप से समझेंगे और इनके उदाहरणों के द्वारा इन्हें देखेंगे। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये याद रखना है कि जो संस्कृत के हमारे उपसर्ग हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, और ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। और बच्चों ये जो उपसर्ग हैं सिर्फ उन्हीं शब्दों के आगे लगते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हीं शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, अति, यहाँ पर अति है, अति का मतलब है अधिक से। क्या है, अति का मतलब है अधिक से। ठीक है, अब ये बच्चों जब अति किसी भी शब्द के आगे लगेगा और उसके शब्द में परिवर्तन हो जाएगा तो वो होगा, देखिए जैसे अति अगर क्रमण शब्द के आगे लगा तो यहाँ बना अतिक्रमण। क्या बना, अतिक्रमण, यानी कि अतिक्रमण करना, किसी चीज की तोड़फोड़ करना। और बच्चों यही जो वृष्टि, यानी कि वृष्टि का मतलब यहाँ है किसी भी चीज की, वृष्टि का मतलब बारिश से, जैसे ओलावृष्टि, और यानी कि बहुत ज्यादा बारिश यानी कि अधिक मात्रा में। और बच्चों यहाँ पर वृष्टि के भी आगे जब अति लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर यदि हमारे पास शब्द है एक आचार। क्या है, आचार। ठीक है बच्चों, तो उसके आगे जब अति लगेगा तो अति प्लस आचार जुड़ के बन जाएगा अत्याचार। क्या बन जाएगा, अत्याचार। तो यहाँ पर अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग। आगे बच्चों अधि। क्या है, अधि। अधि का मतलब, अधि जो हिंदी में आया है बच्चों, तो हिंदी में उसका अर्थ होता है प्रधान। क्या होता है, या श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। ध्यान से देखना, अधि एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन वो हिंदी में आने के बाद उसका जो अर्थ है वो है प्रधान। अब बच्चों किसी भी शब्द के आगे जब अधि लगता है तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों नियम के आगे जब अधिनियम बना तो इसका मतलब है ऐसा नियम जो प्रधान है या श्रेष्ठ है, तो वो क्या होगा, अधिनियम। उसी प्रकार बच्चों यदि नायक के आगे अधि लगेगा तो वो बन जाएगा अधिनायक, यानी कि ऐसा नायक जो अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है या प्रधान है, तो वो क्या होगा, अधिनायक। अध्ययन, तो बच्चों अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन क्या होगा, अध्ययन। अधि प्लस अयन क्या होगा,
अध्ययन। ठीक है, तो अयन के आगे अधि उपसर्ग लगने से यहाँ पर बने अध्ययन, और अध्ययन का मतलब होता है बच्चों पढ़ाई से। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। आगे है हमारे पास अनु। अनु बच्चों, अनु एक संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है पीछे। ठीक है, अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि इसके जो उदाहरण है, तो बच्चों अनुज, क्या है? अनुज। जय में बच्चों जब अनु उपसर्ग लगेगा तो यहाँ बनेगा अनुज, और अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों करण में जब अनु उपसर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा अनुकरण। तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग। उसी प्रकार बच्चों कूल में क्या है? कूल के अंदर जब अनु उपसर्ग लगेगा तो ये होगा अनुकूल, यानी कि किसी भी चीज के मुताबिक। तो क्या होता है? अनुकूल। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास हिंदी संस्कृत का जो शब्द या संस्कृत का जो उपसर्ग है वो है अप, और अप का बच्चों हिंदी में मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। तो बच्चों यहाँ पर अपयश है, यानी कि यश के साथ जब अप उपसर्ग जुड़ा तो इसका मतलब हो गया अपयश, यानी कि यश के विपरीत। ऐसे ही बच्चों शब्द में जब अप जुड़ा तो ये हो गया अपशब्द, यानी कि गलत शब्द बोलना। ठीक है, और अपकार का मतलब होता है बच्चों बुराई, और जब कार में अप उपसर्ग जुड़ा तो इसका मतलब बन गया अपकार। आगे है बच्चों हमारे पास अभि उपसर्ग। ये संस्कृत का एक उपसर्ग है और इसका हिंदी में अर्थ होता है पास। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है पास। अब बच्चों देखते हैं इसके उदाहरण। तो वादन में बच्चों जब अभि उपसर्ग लगा तो इसका जो अर्थ हुआ वो हो गया अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। उसी प्रकार बच्चों मान में, यानी कि अभिमान में, मान में जब अभि उपसर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा अभिमान। अभिमान का मतलब होता है बच्चों घमंड करना। तो बच्चों यहाँ पर मान एक अलग शब्द है, उसका अर्थ है, लेकिन यहाँ पर अभि उपसर्ग लगने से उसका जो अर्थ है वो चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार बच्चों अभिनय में क्या है? अभि उपसर्ग है। आगे है बच्चों हमारे पास संस्कृत का उपसर्ग अव। हम अव का हिंदी में अर्थ होता है हीनता। अब जैसे गुण के अंदर यहाँ पर अव उपसर्ग लगने से यहाँ बन गया अवगुण। तो बच्चों अवगुण होता है गुणों के विपरीत। उसी प्रकार बच्चों शेष में जब अव उपसर्ग लगेगा तो ये हो जाएगा अवशेष। अवशेष का मतलब होता है बचा खुचा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अवज्ञा, क्या है? अवज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अज्ञा में यानी कि यहाँ पर और अव उपसर्ग लगा है तो इसमें क्या बन गया? अवज्ञा। उसी प्रकार आगे बच्चों हमारे पास है संस्कृत का आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है तक या से, यानी कि आघात। घात में बच्चों आ उपसर्ग लगने से बन गया आघात। और आरक्षण में आ यानी कि रक्षित, यानी रक्षण में यहाँ पर आ उपसर्ग लगने से बन गया आरक्षण। और आजीवन यानी कि जीवन भर तक, और इसमें जीवन में आ उपसर्ग लगने से बन गया आजीवन। आगे हमारे पास संस्कृत का जो उपसर्ग है उत। ठीक है बच्चों, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, हिंदी में जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो बच्चों उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हमारे पास उत्पत्ति। तो बच्चों उत्पत्ति में यहाँ पर क्या उपसर्ग है? पत्ती में अगर हम उत उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा उत्पत्ति। उसी प्रकार बच्चों कृष्ट में यदि हम उत जोड़ेंगे तो ये बनेगा उत्कृष्ट। और उन्नत में क्या कौन सा उपसर्ग है? उत प्लस नत। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? उत प्लस नत में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। और उल्लेख में यानी कि उत प्लस लेख में, यानी कि लेख के आगे उत उपसर्ग लगने से बना है उल्लेख। तो उल्लेख में कौन सा उपसर्ग होगा? उत उपसर्ग। आगे है बच्चों हमारे पास उप संस्कृत का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है सहायक। ठीक है बच्चों, तो वन में यदि उप उपसर्ग लगेगा तो बनेगा उपवन। योग में यदि उप उपसर्ग लगेगा तो बनेगा उपयोग। और हार में उप उपसर्ग लगेगा तो बनेगा उपहार। आगे है बच्चों हमारे पास दुर। क्या है? दुर का मतलब होता है कठिन या गलत। तो बच्चों यहाँ पर दशा में यदि हम दुर उपसर्ग लगाएंगे तो यह बन जाएगा दुर्दशा। तो बच्चों दशा और दुर्दशा दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न। उसी प्रकार बच्चों गुण में यदि हम दुर उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यह बनेगा दुर्गुण। उसी प्रकार बच्चों उपयोग में यदि हम दुर उपसर्ग को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दुरुपयोग। क्या हो जाएगा? एक चीज उपयोग का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, और किसी चीज का गलत उपयोग करना होता है दुरुपयोग।
तो बच्चों यहाँ पर दुरुपयोग लगने से इसका अर्थ परिवर्तन हो गया है। तो उपसर्ग से क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। आगे है बच्चों हमारे पास दुस उपसर्ग, जिसका मतलब होता है बुरा या कठिन। तो आगे बच्चों कर क्या होता है, हाथ, और कर के अंदर यदि हम दुस उपसर्ग लगा देंगे तो यहां बनेगा दुष्कर। क्या होगा, दुष्कर मतलब गलत कार्य। उसी प्रकार बच्चों दुष्कर्म में क्या है, दुष उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पर जो स है वो बच्चों स सड़क वाला आएगा, और जब इसका संधि हो जाएगी, आगे हम संधि में पढ़ेंगे, दुष का यानी कि दुष प्लस कर हो जाएगा दुष्कर, यहाँ पर स का तीसरा स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स षटकोण वाला। उसी प्रकार दुस्साहस क्या है, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, दुस उपसर्ग। आगे देखिए बच्चों नी का मतलब होता है बिना। अब नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या है, नीडर। डर में बच्चों नी उपसर्ग लगेगा तो बनेगा नीडर। उसी प्रकार गम के अंदर जब नी उपसर्ग लगेगा बनेगा तो निगम, और वास के आगे जब नी उपसर्ग लगेगा तो बनेगा निवास। उसी प्रकार छेद के आगे जब नी उपसर्ग लगेगा तो बनेगा निषेध, यानी कि मना करना। तो बच्चों ये यहाँ पर देखें हमने नी उपसर्ग के उदाहरण। उसी प्रकार आगे है बच्चों हमारे पास निर उपसर्ग। निर का मतलब होता है बच्चों बिना। ठीक है, इससे बनने वाले उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आकार के अंदर बच्चों हमारे पास निर उपसर्ग लगने से बन गया निराकार। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों आदर में निर उपसर्ग लगने से बना निरादर, यानी कि आदर करना और निरादर इसके विपरीत होगा। उसी प्रकार बच्चों यदि हम रोग में निर उपसर्ग लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा निरोग, यानी कि जिसको कोई भी रोग ना हो। उसी प्रकार बच्चों निर में रस के आगे जब हम नीरस उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीरस। क्या बन जाएगा, नीरस। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास निस क्या है, और निस का अर्थ होता है बिना या बाहर। तो बच्चों यहां पर आपने देखा निश्चय क्या है, निस प्लस चय, तो बच्चों इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, निस उपसर्ग। उसी प्रकार बच्चों निश्छल में तो ये होगा नी प्लस छल। क्या होगा, नी प्लस छल, यानी कि निश्छल। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसमें निस उपसर्ग होगा। ठीक है, यहां पर बच्चों निश्छल का होगा निस प्लस छल, निस प्लस छल। तो छल के आगे निस उपसर्ग लगने से यहां पर बना है निश्चल। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आगे आप देख रहे हैं काम, और काम के आगे निस उपसर्ग लगने से बन गया है निष्काम। क्या बन गया, निष्काम। आगे है बच्चों हमारे पास उपसर्ग प्रय, और प्रय का मतलब होता है आगे। तो बच्चों दान के आगे हमने प्रय उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रदान, यानी कि किसी चीज को प्रदान करना। उसी प्रकार बल के आगे हमने प्रय उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रबल, यानी कठोर। और इसी प्रकार बच्चों योग के आगे प्रय उपसर्ग लगाने से बना है प्रयोग, यानी कि किसी चीज पर प्रयोग करना। आगे बच्चों हमारे पास परा। परा का मतलब होता है विपरीत। परा, जय के आगे परा लगने से बना है बच्चों पराजय, यानी कि हार। ठीक है, और उसी प्रकार भव के आगे, भव का मतलब सुंदर होता है, और भव के आगे परा लगने से बना है पराभव। उसी प्रकार क्रम, क्रम होता है क्रम यानी अनुसार, और क्रम के आगे परा लगने से बना है पराक्रम। क्या बना है, पराक्रम। आगे है बच्चों हमारे पास परी। परी का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि चारों दिशाओं में। अब बच्चों परी उपसर्ग से हम देखेंगे शब्द। बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि क्रमा क्या है, क्रमा के आगे हमारे पास परी उपसर्ग लगने से बना है परिक्रमा, यानी कि चक्कर लगाना। और बच्चों वार के आगे हमारे पास परी उपसर्ग लगने से बना है परिवार, यानी कि फैमिली या परिवार। और श्रम के आगे बच्चों परी लगने से बना है परिश्रम, यानी मेहनताना। तो क्या होगा, परिश्रम। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास उपसर्ग की प्रति। ठीक है, तो बच्चों प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो बच्चों यहाँ पर दिन के आगे प्रति लगने से बना है प्रतिदिन, और एक के आगे प्रति लगने से बना है प्रत्येक, और कूल के आगे प्रति लगने से बना है प्रतिकूल, और हिंसा के आगे प्रति लगने से बना है प्रतिहिंसा। आगे है बच्चों हमारे पास वी उपसर्ग। तो वी का मतलब यहाँ पर है विशेष से। तो बच्चों जय के आगे
वी उपसर्ग लगने से बना है विजय यानी कि जीत, और हार के आगे वी उपसर्ग लगने से बना है विहार, और आगे हमारे पास ख्यात, ख्यात के आगे वी उपसर्ग लगने से बना है विख्यात, और उसी प्रकार व्यवहार यानी कि उसी प्रकार वी प्लस आहार, वी प्लस आहार, आहार में वी उपसर्ग लगने से बना है व्यवहार। आगे है बच्चों हमारे पास उपसर्ग सु, और सु का हिंदी में अर्थ होता है अच्छा। तो बच्चों यहां पर गंध में सु उपसर्ग लगने से बना है सुगंध, और यहां पर मन, मन के आगे सु उपसर्ग लगने से बना है सुमन, और उसी प्रकार लब यानी कि लब शब्द के आगे सु उपसर्ग लगने से बना है सुलभ, और शील, शील शब्द के आगे सु उपसर्ग लगने से बना है सुशील। आगे है बच्चों हमारे पास कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह, तो बच्चों सम प्लस तोष होगा संतोष, सम प्लस गठन होगा संगठन, सम प्लस लगन होगा संलगन, और सम प्लस कल्प होगा संकल्प। तो ये चारों किसके होंगे? सम उपसर्ग के। आगे है बच्चों अन्न, अन्न का मतलब है नहीं या बुरा। तो बच्चों अंत के आगे जब अन लगेगा तो बनेगा अनंत, और उपयोगी के आगे अन लगेगा तो बनेगा अनुपयोगी, और इष्ट के आगे जब अन लगेगा इष्ट, यानी इष्ट के आगे जब अन लगेगा तो बनेगा अनिष्ट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थे हमारे सारे संस्कृत के उपसर्ग। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्गों। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास अन उपसर्ग। अन का मतलब होता है नहीं। अगर पढ़ में हमने अन लगाया तो बच्चों बना अनपढ़, जान में अन उपसर्ग लगाया तो बना अनजान, उसी प्रकार होनी के अंदर अन उपसर्ग लगने से बना अनहोनी, और मोल के अंदर अन उपसर्ग लगने से बना है अनमोल। ठीक है बच्चों, जिसका कोई मोल ना हो। उसी प्रकार आगे हमारा हिंदी का उपसर्ग अध। अध का मतलब होता है बच्चों आधा। यहाँ पर पका, पका में अध लगने से बना अध पका, जो आधा पका हो। ऐसे ही मरा, मरा के आगे अध लगने से बच्चों बना है अधमरा, यानी कि जो आधा मरा हो। और जल, जला के आगे अध उपसर्ग लगने से बना है अधजला, यानी कि जो आधा जला हो। आगे है बच्चों हमारे पास उन उपसर्ग, यानी कि एक कम। जैसे बच्चों 20 से एक कम 19, 30 से एक कम 29, और 60 से एक कम 59। तो बच्चों यहां पर देखोगे आप उन प्लस, यहां पर 19 में उन प्लस 30, उन प्लस 19 होगा 19, और उन प्लस 30 होगा 29, और उन प्लस 60 होगा 59। क्या होगा? उन प्लस 60 होगा 59, यानी कि एक कम। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग। आगे है बच्चों हमारे पास औ, यानी कि अब। तो बच्चों गुण में औ लगा तो बना अवगुण, और घट में औ लगा तो बना अवघट, और तार में औ लगा तो बना अवतार। आगे है बच्चों हमारे पास हिंदी का जो उपसर्ग कु, कु का मतलब होता है बुरा। रूप में कु लगने से बना कुरूप, और ख्यात में कु लगने से बना कुख्यात, यानी कि बुराई, और चक्र में कु लगने से बना कुचक्र, यानी कि उल्टा, और रीति में कु लगने से कुरीति, यानी कि बुराइयां। उसी प्रकार बच्चों चौ, चौ का मतलब होता है चार। तो बच्चों यहाँ पर चौराहा, तो राह यानी कि चार रास्तों का समूह। तो चौ प्लस राहा होगा चौराहा, और चौ प्लस मासा होगा चौमासा, और चौ प्लस पाया होगा चौपाया, यानी कि 4 पहियों वाला, 4 मास वाला, और 4 रास्तों का समूह। आगे बच्चों हमारे पास पच, पच का मतलब होता है 5। तो बच्चों रंग, यानी पच रंग, रंग में 5 जोड़ा तो बना पचरंगा, और मेल में 5 जोड़ा तो बना पचमेल, और कुटा में 5 जोड़ा तो बना पचकुटा, और मडी में 5 जोड़ा तो क्या बना पचमडी। तो ये इन सब में क्या होगा? इन सब में होगा बच्चों पच उपसर्ग। आगे है बच्चों हमारे पास पर उपसर्ग। क्या है? पर, पर का मतलब होता है दूसरा। तो बच्चों हित में जब पर उपसर्ग लगा तो बन गया परहित। उसी प्रकार देसी, यानी कि देसी का मतलब है बच्चों यहाँ पर शुद्धता से, तो देसी में पर लगाएंगे तो बन गया परदेसी,
और लोक में पर लगाएंगे तो बन गया परलोक, और उपकार में पर लगाएंगे तो बनेगा परोपकार यानी कि भलाई। आगे बच्चों हमारे पास बिन उपसर्ग यानी कि बिना। तो खाया के आगे बिन लगेगा तो बिन खाया, मांगा के आगे बिन लगेगा तो बिन मांगा, और बुलाया के आगे बिन लगेगा तो बिन बुलाया। तो इन सब में कौन सा होगा? बिन उपसर्ग। आगे बच्चों भर, भर का मतलब पूरा। तो बच्चों भरपेट में भर उपसर्ग है, पेट में भर लगा तो भरपेट। उसी प्रकार पुर में पहले भर लगा तो भरपूर, और भरसक और भरपाई इन सब में कौन सा उपसर्ग है? भर उपसर्ग। आगे है बच्चों हमारे पास चिर उपसर्ग। तो चिर का मतलब होता है सदैव। तो यहाँ पर है चिर परिचित। तो परिचित में चिर लगने से बना है चिर परिचित। आयु में चिर लगने से बना है चिर आयु, और स्थाई में चिर लगने से बना है चिर स्थाई। आगे बच्चों हमारे पास स का मतलब होता है सहित। तो बच्चों फल में स लगा तो बना सफल, गुण में स लगा तो बना सगुण, और जीव में स लगा तो बना सजीव, और यहां पर हमारे पास किसमें? आवदान में स लगा तो बना सावधान। तो इन सब में क्या होगा? स उपसर्ग होगा। आगे है बच्चों हमारे पास हिंदी का उपसर्ग न का मतलब होता है नहीं। तो बच्चों कुल में जब न उपसर्ग लगा तो बना नकुल। उसी प्रकार हमारे पास नास्तिक, नग और नपुंसक और नगण्य, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? न उपसर्ग है। आगे देखिए बच्चों हमारे पास उपसर्ग है बहु। ठीक है, तो बहु उपसर्ग से बने शब्द हैं बहुमूल्य। मूल्य में बहु उपसर्ग है तो उससे बना बहुमूल्य है। उसी प्रकार बच्चों वचन में बहु लगा तो बना बहुवचन, विवाह में बहु लगा तो बहुविवाह, और संख्यक में बहु लग गया तो बन गया बहुसंख्यक। तो ये सब किसके होंगे? बहु उपसर्ग के उदाहरण। आगे बच्चों हमारे पास आप का मतलब होता है स्वयं। आपकाज यानी कि खुद आपकाज, काज में आप जुड़ा तो बना आपकाज। बीती के आगे आप लगा तो आप बीती, कही के आगे आप लगा तो आप कही, और आप सुनी। और इन सब में क्या होगा बच्चों? आप उपसर्ग होगा। आगे हमारे पास उपसर्ग सम का मतलब होता है समान। तो बच्चों समकोण, समकक्ष और समतल और समकालीन, इस सब में कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा। कोण में सम जुड़ा समकोण, कक्ष में सम जुड़ा समकक्ष, तल में सम जुड़ा समतल, और कालीन के पहले सम लगा तो बन गया समकालीन। और आगे है बच्चों हमारे पास दु उपसर्ग। दु का मतलब होता है बुरा या हीन। बच्चों यहाँ पर दु उपसर्ग से बने शब्द होंगे दुत्कार, दुबला, दुर्जन और दुर्बल और दुकाल। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग। तो बच्चों आगे है हमारे पास विदेशी उपसर्ग। कौन से हैं? विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। कौन सा? आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। तो विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी का और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है, और इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे समझ में ना उपसर्ग लगने से बना है ना समझ, सफर में हम उपसर्ग लगने से बना है हम सफर, और दम के आगे हर उपसर्ग लगने से बना है हर दम। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार ला उपसर्ग यानी कि ला का मतलब होता है बिना। जैसे लाजवाब, लापरवाह और लापता, इनमें बच्चों कौन सा उपसर्ग है? ला उपसर्ग। उसी आगे है बच्चों बद का मतलब होता है बुरा, यानी कि बदसूरत, बदनाम और बद दिमाग, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? बद उपसर्ग। आगे बच्चों हमारे पास बे का मतलब होता है बिना, यानी कि बेकाम, बेअसर, बेरहम और बेईमान, इन सब में कौन सा उपसर्ग होगा? बे उपसर्ग। आगे है बच्चों हमारे पास कम का मतलब होता है थोड़ा। तो बच्चों इससे बनने वाले शब्द होंगे कम वक्त, कमजोर और कम उम्र। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है? कम उपसर्ग। उसी प्रकार बच्चों गैर का मतलब के बिना, यानी कि गैर कानूनी, गैर जरूरी और गैर हाजिर, इन सब में कौन सा उपसर्ग होगा? तो गैर उपसर्ग होगा। आगे बच्चों इसी प्रकार हमारे पास एन का मतलब होता है ठीक। तो बच्चों एन वक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? एन। उसी प्रकार एन जगह और एन मौके में भी कौन सा उपसर्ग होगा? एन। आगे हमारे पास बच्चों सर का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो यहाँ पर सरताज, सरदार, सरपंच और सरकार में सबसे
क्या होगा, सर उपसर्ग होगा। आगे बच्चों हमारे पास बेश, बेश का मतलब होता है अत्यधिक, तो बेश कीमती, बेशुमार और बेशकल, इनमें कौन सा उपसर्ग होगा, बेश। बा, बा का मतलब होता है शहीद, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, इन सब में क्या होगा बच्चों, बा उपसर्ग। और आगे है अल, हमारे पास क्या है, अल, अल का मतलब होता है निश्चित, यानी कि अलबत्ता, अलविदा और अल सुबह, इन सब में क्या होगा, अल उपसर्ग होगा। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा हिंदी व्याकरण का अध्याय है उपसर्ग, वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं, और उनके भेदों में हमने जाना हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।